नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और भारत में वक्फ का इतिहास। दोस्तों, आज के क्लास में हम वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रखा गया है, इसका इतिहास क्या रखा वक्फ संशोधन विधेयक का, आखिर वक्फ संशोधन विधेयक है क्या। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको आज हम समझेंगे। और 2025 में अभी एक महीने के अंदर में 3 अप्रैल तक ले या अप्रैल के महीने में एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या है, आखिर क्या इसमें प्रावधान किया गया है, इसकी सरकार क्यों विरोध कर रही है, एंटी वाली विपक्ष सरकार, और मुस्लिमों में भी काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज देखेंगे वक्फ संशोधन विधेयक में। तो आइए दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को देखते। दोस्तों, पहले बात तो इसको परिभाषित करना होगा कि वक्फ है क्या। दोस्तों, वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक जो यह UPPCS मेंस में भी आने की संभावना पूरी है और कहीं न कहीं इसमें BPSC मेंस भी होने जा रहा है। इस वजह से इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मेंस की दृष्टि से इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है प्री में भी पूछ ले कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है, किस विधेयक को परिवर्तित करके 2025 को लाया गया है। इस वजह से दोस्तों, प्री और मेंस की दृष्टि से दोनों ही व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है। दोस्तों, इसके आगे क्या प्रावधान इसमें किया गया, इसका परिचय आज देखते हैं। दोस्तों, इसके परिचय में देखते हैं। परिचय में क्या बताया गया है। भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व को रखते हैं। दोस्तों, 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। तो दोस्तों, ये है इसका परिचय। दोस्तों, परिचय में आप लोग जो देख लिए, इसको आप लोग इसको 2-4 बार आप लोग बनाकर इसको नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपी पर। जब नोट्स बनाएंगे तब ये मेंस की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं आगे पॉइंट में इसको क्या दिया गया है। तो दोस्तों, आगे पॉइंट में भारत में वक्फ संशोधन विधेयक। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित है। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में जो वक्फ अधिनियम चल रहा था 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। दोस्तों, वक्फ विधि प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल है। दोस्तों, इसमें अब क्या क्या वक्फ में शामिल है, इसको आकर देखते हैं। दोस्तों, पहली पॉइंट है इसकी वो केंद्रीय वक्फ परिषद। दोस्तों, इसमें क्या शामिल है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकारी निकाय है जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड को सलाह देता है। तो इस तरीके से दोस्तों, केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्य क्या है, इसे क्यों शामिल किया गया है इसमें, इसके निकाय के रूप में, इसमें आपको हमने बता दिया। तो दोस्तों, अगली पॉइंट इसमें क्या है, राज्य वक्फ बोर्ड। दोस्तों, राज्य वक्फ बोर्ड में क्या प्रावधान किया गया इस निकाय में। दोस्तों, ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, ये संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण
और उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको देखा कि राज्य वक्फ बोर्ड में क्या प्रावधान किया गया है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आते हैं तीसरे निकाय पर। दोस्तों तीसरा निकाय है वक्फ ट्रिब्यूनल। दोस्तों क्या है? वक्फ ट्रिब्यूनल। दोस्तों वक्फ संपत्तियों से संबंधित प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष निकाय है। तो दोस्तों इस तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल में क्या है? वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय है। इस तरह से दोस्तों आगे के पॉइंट में देखते हैं। यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान को सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे के प्रावधान किया गया है। आगे में यह लिखा गया है दोस्तों कि वर्षों से वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे के पॉइंट में क्या है दोस्तों? भारत में वक्फ का इतिहास। दोस्तों अब देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा वक्फ का। आइए देखते हैं दोस्तों। भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को, प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया था। क्या विनियमित किया गया है दोस्तों? पहला क्या है दोस्तों? पहला देखते हैं दोस्तों। पहला है मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913। दोस्तों इसके 13 वाले में देखते हैं कि क्या पॉइंट किया गया है। दोस्तों इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों, वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल है। इसके उद्देश्य क्या दोस्तों शामिल है? तो आइए देखते हैं कि इसके दोस्तों पहला इसमें है कि वक्फ प्रबंधन को कुशल और पारदर्शी, वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया। दूसरा है तथापि अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से पहले पॉइंट में शामिल था 1913 वाले में। दूसरे में क्या प्रावधान किया गया? मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। दोस्तों ये वक्फ का इतिहास हम देख रहे हैं कि वक्फ इतिहास कैसे चला आ रहा है। दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया 1923 वाले में कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन सुधार के लिए पेश किया गया। तो दोस्तों पेश किया गया। तो तीसरा दोस्तों देखते हैं कि मुसलमान वक्फ विधिमान अधिनियम 1930। दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया, इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ कानूनी वैधता को बल मिला। दोस्तों आगे के पॉइंट में देखते हैं। आगे के पॉइंट में दोस्तों चौथे के पॉइंट में वक्फ अधिनियम 1954। वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्ड स्थापना की गई। इसमें क्या प्रावधान दोस्तों है? पहला प्रावधान है आज़ादी के बाद वक्फ को मजबूत किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया, ये भी है। तीसरा है दोस्तों सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया 1954 में। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें और क्या है 1954 में। अगली पॉइंट है दोस्तों यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड के तहत काम की देखरेख करता है, जिन्हें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पाँचवीं पॉइंट क्या है दोस्तों। पाँचवीं पॉइंट में क्या है दोस्तों? वक्फ अधिनियम 1954 कोष्टक में 1959, 64, 69 और 84 में संशोधन। दोस्तों वक्फ अधिनियम 1954 59, 64, 69 और 84 में संशोधन करके किया।
इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और सुधार करना था। और छठवां पॉइंट है इसमें वक्फ अधिनियम 1995। इस व्यापक अधिनियम ने वर्ष 1954 के अधिनियम और इसके संशोधनों को निरस्त कर दिया। इसमें क्या क्या पॉइंट दोस्तों हैं 1995 वाले में, तो दोस्तों देखते पहला है वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा है यह वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। तीसरा है दोस्तों यह अधिनियम एक वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट के बदले कार्य करता है। अगली पॉइंट है दोस्तों एक ट्रिब्यूनल का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट के तहत नहीं होगी। इस प्रकार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को भी किसी सिविल कोर्ट से ऊपर बनाया गया। दोस्तों सातवां है वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसमें क्या बदलाव दोस्तों किए गए, तो आइए आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों पहला है कि 3 सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शामिल किया गया। दूसरा है राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया। तीसरा है दोस्तों वक्फ संपत्तियों की बिक्री उपहार पर प्रतिबंध अलगाव की गुंजाइशों को कम करना प्रावधान किया गया। चौथा है दोस्तों कि वक्फ संपत्तियों के लिए लीज अवधि 3 साल से बढ़ाकर 30 साल किया गया। बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। तो दोस्तों आते हैं 8वें पे। दोस्तों 8वां पॉइंट क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। दोस्तों इसमें क्या प्रावधान किया गया है 2025 में, तो आइए देखते हैं 24 वाले में। प्रस्तावित विधेयक का वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी प्रयास है। दूसरा इसमें क्या है प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 की कमियों को दूर करना और 2013 अधिनियम द्वारा पेश की गई विसंगतियों को दूर करना है। आगे में दोस्तों क्या कहा है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाएं। तो इसमें क्या प्रावधान दोस्तों किया गया है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ये 2 योजनाएं राज्य वक्फ बोर्ड के स्वचालन और आधुनिकीकरण के लिए हैं। इसमें दोस्तों क्या क्या प्रावधान है इसमें प्रावधान किया गया है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्किया योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के लिए जनशक्ति को तैनाती और वक्फ बोर्डों के प्रशासन को बेहतर करने के लिए CWC के माध्यम से राज्य वक्फ बोर्डों को सरकारी सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें अगली पॉइंट दोस्तों क्या है SWSVY के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करने के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन को ब्याज मुक्त ऋणों के आगे संवितरण के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड को अनुदान प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके पॉइंट हो गए। दोस्तों अगली पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है अगले पॉइंट में ये प्रावधान किया गया है 2019-20 से 2023-24 तक QWBTS और यह WSVY के तहत क्रमशः 23.87 करोड़ रुपये और 7.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दोस्तों अब इसका अवलोकन देखते हैं वक्फ संपत्तियों का अवलोकन भारत में। वक्फ संपत्तियों का अवलोकन दोस्तों भारत में है। इसको क्या इसमें है क्या कहा गया है इसको अब देखते हैं। दोस्तों
वमसी पोर्टल दोस्तों याद रखिएगा। वमसी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि 8.72 लाख संपत्तियां हैं जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। कौन पोर्टल? वमसी पोर्टल, WAMSI पोर्टल ने यह बताया है। दोस्तों 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज वमसी पोर्टल पर 9,279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1,083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अवलोकन हो गया, संपत्तियों का अवलोकन दिया गया है किस पोर्टल के माध्यम से? वमसी पोर्टल के माध्यम से किया गया। तो दोस्तों आगे पॉइंट में देखते हैं कि आगे पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है। आगे के प्रावधान पॉइंट में किया है दोस्तों, ये सब चार्ट दिया गया है, तो चार्ट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, चूँकि मेंस की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो मेंस की दृष्टि से देखा जा रहा है तो मेंस वाला केवल देखा जाएगा। इसके निष्कर्ष में दोस्तों क्या हो सकता है? दोस्तों निष्कर्ष 1913 से 2024 तक भारत में वक्फ कानून का विकास समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विनियमन के साथ साथ एक प्रभावी प्रशासन प्रणाली होने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। प्रत्येक विधायी सुधार ने वक्फ बंदोबस्ती के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे की पॉइंट में क्या दिया है। दोस्तों ये है 3 अप्रैल की खबर है दोस्तों, 3 अप्रैल 2025 की, जो PIB में छपा हुआ लेख है। इसमें बताया गया है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लाभ। दोस्तों ऊपर हमने वक्फ संशोधन विधेयक का इतिहास बताया, उसका अवलोकन बताया, निष्कर्ष बताया और वमसी पोर्टल के माध्यम से उसका डेटा क्या है, किस राज्य में कितनी उसकी संपत्ति है, कितना डेटा है, कितनी संपत्ति किसके पास है, किस राज्य के पास है, सभी हम देख लिए। तो दोस्तों इसके 2025 के लाभ देखते हैं जो बताया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके परिचय में। पहले देखते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ की अवधारणा इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण जैसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है। वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है। क्या है दोस्तों? अविभाज्य है, जिसका अर्थ है इसे बेचा, उपहार या विरासत में नहीं दिया जा सकता तथा उस पर कोई बोझ नहीं डाला जा सकता। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ कोष्ठक में वाकिफ करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तित हो जाता है। चूँकि अल्लाह हमेशा के लिए, इसलिए वक्फ संपत्ति भी हमेशा के लिए है। तो दोस्तों इस तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों आगे के पॉइंट में क्या बताया गया है। लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान करना। दोस्तों इसमें क्या है, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करना है। पहला, वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी। दूसरा है वक्फ भूमि अभिलेखों का अधूरा सर्वेक्षण एवं म्यूटेशन। तीसरा है म्यूटेशन के उत्तराधिकार अधिकारियों के अधिकारों के लिए अपर्याप्त प्रावधान। चौथा है अतिक्रमण सहित बड़ी संख्या में लंबे समय से चल रहे मुकदमे। वर्ष 2013 में 10,381 मामले लंबित थे, जो अब बढ़कर 21,618 हो गए हैं। पाँचवें पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों, किसी भी संपत्ति को अपनी जांच के आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्डों की अतार्किक शक्ति। छठवें पॉइंट में क्या है दोस्तों, सरकारी भूमि के वक्फ घोषित करने से जुड़े विवाद। अगली पॉइंट दोस्तों क्या है, वक्फ संपत्तियों के उचित लेखा जोखा और लेखा परीक्षण का अभाव।
अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक अक्षमता। अगली पॉइंट दोस्तों है ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार। और अगली पॉइंट है दोस्तों केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का कम प्रतिनिधित्व है। दोस्तों इस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक के उद्देश्य के निम्नलिखित समाधान करना है। क्या समाधान करना, ये हमने इसको आगे के पॉइंट में 10 पॉइंट आपको बता दिए हैं दोस्तों। तो मेंस की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा दोस्तों। अब आते हैं अगली पॉइंट में। आगे पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है इसको देखते हैं दोस्तों। आगे का हेडिंग है वक्फ विधेयक का आधुनिकीकरण। दोस्तों आधुनिकीकरण में अब क्या देखते हैं, आधुनिकीकरण में क्या पॉइंट बताया गया है आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आते हैं इसके पहले पॉइंट में, देखते हैं कि पहले पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है और इसमें क्या बताया गया है और किस प्रकार के बताया गया है, इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित गैर मुस्लिम संपत्तियाँ। दोस्तों इसमें देखेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन सुव्यवस्थित करना। विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद देखे गए हैं, जिससे कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंताएं पैदा हुई हैं। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसके कुछ उदाहरण है, इसके कुछ उदाहरण में दोस्तों देखते हैं उदाहरण में कौन कौन है, आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। थिरुचेंथुरई आंकड़ों में देखते हैं दोस्तों कि जो बताया गया है कि वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया। इसके कुछ उदाहरण तमिलनाडु के थिरुचेंथुरई गांव का एक किसान वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावे के कारण अपनी ज़मीन नहीं बेच पा रहा था। इसके चलते वह अपनी बेटी की शादी हेतु लिए गए ऋण को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेच नहीं सका। दूसरा है दोस्तों गोविंदपुर गांव बिहार का मामला है। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड अगस्त 2024 में पूरे गांव पर किए गए दावे के कारण 7 परिवार प्रभावित हुए। यह मामला पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है। दोस्तों केरल में क्या मामला है, केरल में दोस्तों सितंबर 2024 में एर्नाकुलम जिले के करीब 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में अपील की है। दोस्तों कर्नाटक में मुद्दा क्या है, दोस्तों 2024 में वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरम में 15,000 एकड़ ज़मीन को वक्फ ज़मीन के रूप में नामित करने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी विवाद उठे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई बेदखली नहीं होगा। और दोस्तों यूपी में इसमें क्या है, यूपी में क्या मामला है, राज्य वक्फ बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ शिकायतें उठाई गई हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है दोस्तों कि जो 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, इसके हिसाब से इसमें कुछ उदाहरण दिए गए थे तमिलनाडु का, बिहार का, केरल का, कर्नाटक का और उत्तर प्रदेश का। दोस्तों आगे अब देखते हैं कि आगे पॉइंट में क्या इसमें बताया गया और क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आगे पॉइंट में है, इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति को वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों के गैर कानूनी दावे के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, जो इस प्रकार है। पहला दोस्तों कर्नाटक 1975 और 2020 के बीच का मामला है। इसमें 40 वक्फ संपत्तियों का अधिसूचित किया गया, जिनमें खेत, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, झीलें और मंदिरें शामिल हैं। दोस्तों अगली पॉइंट है कि पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की ज़मीन पर दावा किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें देखा और इसमें बताया गया है दोस्तों आगे के पॉइंट में इसके अतिरिक्त भी है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सितंबर 2024 में अपनी प्रस्तुति के दौरान संयुक्त संसदीय समिति को सूचित किया कि भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में 108 संपत्तियां, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में 130 संपत्तियां और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया और मुकदमेबाजी में लाया गया। दोस्तों इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आगे के पॉइंट में देखते हैं कि आगे के पॉइंट में क्या बताया गया है। आगे के पॉइंट में दोस्तों बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार, इसमें क्या प्रावधान दोस्तों या क्या बताया गया, आइए देखते हैं। विधेयक में स्वयं सहायता समूहों और वित्तीय स्वतंत्रता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है मुस्लिम महिलाओं के लिए। पहला है दोस्तों वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता करना, यानी पारदर्शिता को लाना है, ट्रांसपेरेंसी को। इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान यह है कि पारिवारिक विवादों और उत्तराधिकार अधिकारों के लिए कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगे पॉइंट है दोस्तों सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान। इसमें क्या प्रावधान किया गया, सांस्कृतिक संरक्षण और अंतर धार्मिक संवाद को मजबूत करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें बताया गया है। और लक्ष्य प्राप्त करने में क्या प्रावधान किया गया है आगे के पॉइंट में हम देखते हैं। दोस्तों आगे के पॉइंट में क्या बताया गया है दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और वक्फ संशोधन के इस दिशा में निर्देश करती है। क्या निर्देश करती है दोस्तों, आइए तो वक्फ संशोधन को इस दिशा में क्या निर्देश करती है दोस्तों। पहला है मुस्लिम लड़कियों की छात्रवृत्ति के लिए, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा और मातृत्व कल्याण के लिए, तीसरा है महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और माइक्रो फाइनेंस सहायता के लिए। अगली पॉइंट है दोस्तों फैशन डिजाइन, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए। अगली पॉइंट है उत्तराधिकार विवादों और घरेलू हिंसा मामलों के लिए कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना के लिए। अगली पॉइंट है दोस्तों विधवाओं के लिए पेंशन। इस तरीके से वक्फ संशोधन इस दिशा में निर्देश करती है कि क्या क्या प्रावधान करना इसमें है या क्या आगे किसमें योजनाएं शामिल की जाएंगी, इसमें प्रावधान किया। तीसरे पॉइंट में क्या दोस्तों बताया गया, तीसरे पॉइंट में आइए हम लोग देखते हैं क्या बताया गया। दोस्तों इसमें बताया गया है कि वक्फ धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर वंचितों के लिए। हालांकि कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता की कमी के कारण इसका प्रभाव अक्सर कम हो जाता है। गरीबों के लिए वक्फ कुछ प्रमुख लाभ है। दोस्तों गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड किस प्रकार से प्रावधान करता है, आइए देखते हैं। दोस्तों पहला है पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए डिजिटलीकरण। इसमें दोस्तों क्या है, यह केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्तियों की पहचान करेगा जिससे बेहतर निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा। तो अगली पॉइंट दोस्तों है कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग उपायों से वित्तीय प्रबंधन को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि फंड का इस्तेमाल केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों पहली पॉइंट में हमने देखा कि गरीबों के लिए वक्फ कुछ प्रमुख लाभ है। 2025 का प्रावधान किया गया है वक्फ में, उसमें गरीबों के लिए क्या प्रावधान क्या किया गया है, गरीबों को देखते हुए उसमें क्या आगे का प्रावधान किया जाएगा। इसमें पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटलीकरण, दूसरा है दोस्तों कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि किया जाएगा। तो दोस्तों आइए इसमें देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि में भी क्या क्या प्रावधान किया गया। पहले पॉइंट में किया गया है वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे के रोकने से वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। अगली पॉइंट है दोस्तों स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धन आवंटित किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। दोस्तों अगली पॉइंट क्या है, नियमित ऑडिट और निरीक्षण
दोस्तों इसमें कहा गया है कि नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा और उसका निरीक्षण किया जाएगा और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देंगे और वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास मजबूत होगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि इस पॉइंट में कि नियमित रूप से इसका ऑडिट किया जाएगा और निरीक्षण हरदम किया जाएगा और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देंगे और वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास इससे मजबूत होगा और भी इसमें बढ़िया से इसका प्रबंधन किया जा सकता है और ऑडिट किया जा सकता है। दोस्तों चौथी पॉइंट में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रशासनिक चुनौतियां का समाधान। दोस्तों प्रशासनिक चुनौतियां होंगी, उससे निपटने के लिए इस प्रावधान में क्या प्रावधान किया गया, इस विधेयक में 2025 विधेयक में निम्नलिखित उपायों के जरिए सुधार करने का लक्ष्य है। दोस्तों पहला है संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ावा देगा। फिर उसके बाद दोस्तों वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल को सुव्यवस्थित किया जाएगा। अगली पॉइंट में हितधारकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए विधेयक 2025 में क्या प्रावधान किया गया है। पहला है दोस्तों संपत्ति पारदर्शिता में बढ़ावा देना, वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल को सुव्यवस्थित करना। अगली पॉइंट है हितधारकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इस प्रकार से चौथी पॉइंट प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया इसमें बताया गया है। दोस्तों अब 5वें पॉइंट में है पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदायों के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें बताया गया है दोस्तों विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को बेहतर वक्फ शासन निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देकर अधिक समावेशी बनाना है। इसमें क्या कैसे समावेशी बनाया जाएगा इसको आइए देखते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया कि विधेयक में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में बोहरा और आगा खानी समुदायों से बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया है इसे समावेशी बनाने के लिए। दोस्तों अगली पॉइंट है साथ ही बोर्ड में शिया और सुन्नी सदस्यों के अलावा पिछड़े वर्गों से संबंधित मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा। अगली पॉइंट है दोस्तों नगर पालिकाओं या पंचायतों से 2 या अधिक निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना, वक्फ मामलों में स्थानीय शासन को मजबूत करना है, इसमें प्रावधान किया गया है 5वें में। दोस्तों अगली पॉइंट इसमें है बोर्ड केंद्रीय वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। दोस्तों ये भी आप लोग देखेंगे कि विपक्ष बार में इसको कह रहा है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, तो इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष में आइए देखते हैं, निष्कर्ष आप लोग इसको देखते हैं। दोस्तों निष्कर्ष में बताया गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ प्रशासन के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था तय करता है, जहां वक्फ संपत्तियां धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों को पूर्ति करती है। उनके प्रबंधन में कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जिनके लिए सुव्यवस्थित शासन की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका धार्मिक नहीं बल्कि नियामक है, जो कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक हितों की रक्षा करती है। यह विधेयक हितधारकों को सशक्त बनाकर शासन में सुधार करके देश में वक्फ प्रशासन के लिए प्रगतिशील और निष्पक्ष ढांचा तैयार करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का इतिहास पढ़े दोस्तों, और उसके कुछ प्रावधान जो था उसके प्रावधान किए, और पिछड़े मुस्लिमों के लिए क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों उसका हम लोग देखें, और उसमें उसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों उसको देखें हम, इसके लाभ क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या है, चुनौतियों से किस प्रकार से समाधान से निपटा जाएगा उसको हमने देखे, और भी इसके इतिहास है वक्फ संशोधन विधेयक का आज तक का जो इतिहास रहा है उसको हमने देखे, वक्फ किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखे। इस तरीके से हमने लोगों से दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक का पूरा इतिहास और 2025 में क्या प्रावधान किया गया है मोटी मोटा देख लिए हैं दोस्तों, जो दोस्तों मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस, बिहार पीसीएस मेंस, कहीं भी मेंस आप देने जाएंगे तो दोस्तों प्रबल संभावना है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पूछने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग वक्फ संशोधन विधेयक को अपने कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा इसके प्रावधान, चूँकि हमने इसको पढ़ा दिया है। आप इसे देख कर वीडियो रोक करके दोस्तों आप अपने इसको नोट बना लीजिए, अपने नोट्स बनाकर फिर मेंस में इसको पिरोइए अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।